बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी, हम लोगों ने जो अपने लास्ट वीडियो थी वो यूनिट नंबर 16 से की थी और अब हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेकेंडली हम सिर्फ वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। जी, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? रेस्ट, यानी ये ऐसे चार्जेस हैं जो रेस्ट पे हैं, इनमें कोई भी हरकत नहीं है। इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। In this unit, we will describe the different properties of static charges such as electric force, electric field, electric potential, etc. We will also discuss some uses and the safety measures of static electricity. इसमें आपके यूनिट में जो जो चीज़ें शामिल हैं, अब तो क्योंकि आप स्मार्ट सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें वहाँ डिस्कस ना की जाएँ, लेकिन ये यूनिट किन के बारे में है? स्टैटिक चार्जेस के बारे में, जो कि चार्जेस एट रेस्ट हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सिंपल यूज़ करते हैं वो असल में करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको बोला जाता है और उसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया जाता है। तो वहाँ पर वो जो चार्जेस हैं वो मूवेबल हैं, यानी वो मूव करते हैं, लेकिन ये कौन से चार्जेस हैं? जो एट रेस्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, ये भी इसमें से स्किप की गई है, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि चार्जेस असल में होते क्या हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है एक्टिविटीज़ से जो उन्होंने फीचर्स निकाले और जो भी उन्होंने क्वालिटीज़ उसकी कंक्लूडेड की वो ये थी कि चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल एन अदर ऑब्जेक्ट। यानी चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ चार्ज, तो हम कहेंगे चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल बॉडी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, या अपनी तरफ खींचती है या अपनी तरफ से दूर करती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन द डिफरेंट मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। फ्रिक्शन मीन्स हम जब रब करेंगे, उस चीज़ के साथ किसी चीज़ को रगड़ेंगे, तो तब ऐसा होगा कि हमारे अगर एक ही चीज़ को दो डिफरेंट मटेरियल्स के साथ रगड़ा गया है तो उसके ऊपर दो डिफरेंट किस्म के चार्जेस आएंगे। उसके बाद है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। यानी जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। रिपल्जन जो है वो श्योर टेस्ट है कि दोनों बॉडीज़ पर चार्ज है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब अट्रैक्शन होगी तो उसमें हो सकता है एक बॉडी चार्ज्ड हो और दूसरी न्यूट्रल हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो बॉडी क्या करे कि वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। और रिपल्जन में ये है कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। न्यूट्रल बॉडी हमेशा जो भी चार्ज बॉडी पास लाई जाएगी उस तरह का चार्ज अपने ऊपर ले आती है और उसकी वजह से वो हमेशा उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इसलिए जब दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो उसके लिए हम क्लियरली नहीं कह सकते कि एक बॉडी दोनों बॉडीज़ चार्ज्ड हैं। उसमें से हो सकता है एक बॉडी चार्ज्ड हो और दूसरी चार्ज्ड ना हो, न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करेगी? चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी। यहाँ पर हम लोग वही पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है। इफ़ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर द सस्पेंडेड न्यूट्रल एलुमिनियम रॉड, यानी हम लोग प्लास्टिक की एक रॉड लें और उसको एलुमिनियम की न्यूट्रल रॉड के पास लेकर आए, सस्पेंडेड यानी उसको लटकाया गया हो, ठीक है। दिस अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस एंड अनचार्ज रॉड शोज एज द बोथ रॉड्स हैव अनलाइक चार्जेस। यानी इन दोनों के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन होगी।
जिससे हम ये नतीजा निकालेंगे कि इन दोनों में क्या है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट चार्ज हैं। लेकिन हालांकि एलुमिनियम तो हमने न्यूट्रल लिया है। वही बात जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले टॉपिक में बताई है कि अट्रैक्शन जो है वो न्यूट्रल और चार्ज बॉडी दोनों के दरमियान हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर क्या है, अनलाइक चार्ज है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ये तो ट्रू नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक बॉडी हमने चार्ज ली थी और दूसरी बॉडी न्यूट्रल ली थी। तो इसका मतलब है अगर हमें ये ना पता होता तो हम तो ये सोचते कि इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। प्लास्टिक रॉड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड विच इज़ कॉज द अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या हुआ कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज है। जब हम उसको एल्यूमिनियम रॉड के करीब लेके गए तो उसने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कर दिया। यानी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर उसने अपने करीब किन को बुलवा लिया, पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि वो न्यूट्रल थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि वो रॉड न्यूट्रल होने से जो करीब का साइड थी उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ गया और जो दूर की साइड थी वहाँ सेम चार्ज हो गया। बट द टोटल चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम रॉड इज स्टिल ज़ीरो। अट्रैक्शन के बावजूद भी क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, न्यूट्रल है। इट इम्प्लाइज दैट अट्रैक्शन इज नॉट शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। यानी इससे हमें ये भी पता चलता है कि अट्रैक्शन जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है। द अबव एक्टिविटी शोज द फिनोमिना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एज एक्सप्लेन्ड बिलो। यानी इससे हमें फिर ये पता चला कि अगर दोनों बॉडीज़ चार्ज नहीं थी, एक चार्ज और दूसरी न्यूट्रल है, फिर भी अट्रैक्शन हो जाती है, तो उस हम फिनोमिना को क्या कहते हैं। यानी उसके ऊपर फिर भी चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी टाइप पे नेगेटिव आ जाते हैं ऑन न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड पे। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक्टिविटी 13.4 Bring two metal sphere A and B and fix them on the insulated stand such as they touch each other as shown in figure A। यानी हमने दो स्फीयर लिए, बॉल्स लिए और हमने उनको इंसुलेटेड स्टैंड के साथ जोड़ा। यानी ऐसे स्टैंड के साथ जो चार्ज नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ के साथ हमने जोड़ा और हमने उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, ये इस तरह से टच किया। Now bring the positively charged rod near the sphere A as shown in figure 13.5b। यानी फिर हमने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड थी, यानी यहाँ पर इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसको करीब लेकर आए। उससे क्या हुआ, द रॉड विल अट्रैक्ट्स negative charges towards it and repels the positive charges away from it। यानी रॉड ने क्या किया कि पॉजिटिव थी तो उसने अपनी तरफ क्या किया, नेगेटिव चार्जेस को बुला लिया और रिपेल कर दिया पॉजिटिव चार्जेस को अपने आप से दूर। द नेगेटिव चार्ज विल अपेयर ऑन द लेफ्ट स्फीयर ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर ए विल बी क्लोज टू द रॉड। यानी क्या हुआ कि ये लेफ़्ट साइड पे आ गए सारे नेगेटिव चार्ज और राइट साइड पे चले गए पॉजिटिव चार्ज, और वो एक ही स्फीयर के दोनों सरफेसेस पे सेपरेट होना शुरू हो गए। वाइल द पॉजिटिव चार्ज विल अपेयर ऑन द राइट सरफेस ऑफ द स्फीयर बी। नाउ सेपरेट द स्फीयर वाइल द रॉड स्टिल नियर द स्फीयर ए। अब क्या किया जाए कि हम इस रॉड को साथ ही रखें, लेकिन उसी टाइम पर जैसे हमने पहले टच किए हुए थे हम इन दोनों को दूर कर दें। Now if we test the two spheres we will find that the two sphere will be oppositely charged। यानी अगर हम इनको फिर चेक कर सकें तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों क्या हैं, oppositely charged हैं। After removing the rod the charges are uniformly distributed over the surfaces of the sphere as shown in figure। यानी अगर हम रॉड को हटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पूरी की पूरी ये स्फीयर माइनस हो जाएगा और ये स्फीयर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस वाला हो जाएगा।
In this process, an equal and opposite charge appear on each metal sphere is called charging by induction. यानी इस तरीके से एक स्फीयर के ऊपर एक ही चार्ज को लेकर आना, उसे हम क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन. Hence we defined the electrostatic induction. यानी सारे प्रोसेस में हम क्या एक चीज़ फाइंड आउट की है, हमने डेफिनेशन फाइंड आउट की है इसकी. Whenever a charged body is brought close to an insulator conductor, the near end of the conductor develops an unlike charges, while the far end of the conductor develops a like charges. This separation of charges is called electrostatic induction. इसमें उन्होंने ये कहा है कि जब आप एक इंसुलेटेड कंडक्टर के करीब कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, यानी इस तरह से कोई रॉड ले आते हैं, तो क्या होता है कि नज़दीक वाले एरिया में, नज़दीक वाले सरफेस पे ऑपोजिट चार्ज और दूर वाले सरफेस पे लाइक चार्ज आ जाता है. यानी अनलाइक चार्ज नज़दीक वाले पे और दूर वाले पे लाइक चार्ज अपेयर हो जाता है. इस तरह से एक ही बॉडी पर या दो डिफरेंट बॉडी जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हों, उनके ऊपर इस तरह से चार्जेस का सेपरेट हो जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. और इस एक्टिविटी में भी जब अट्रैक्शन हुई थी तो वो किस वजह से हो रही थी कि एल्युमिनियम रॉड जो कि न्यूट्रल थी, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए थे. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू point charges is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them. यानी कूलम लॉ हमारा क्या है? अगर आप ग्रेविटेशन लॉ याद हो तो उसमें हमारी क्योंकि बॉडीज़ बड़ी थी तो हमने उसके अकॉर्डिंग उनको देखा था, लेकिन चार्जेस में भी कुछ वैसा ही है कि जो चार्ज की अमाउंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अब जब इस हम इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो ये इस तरह से बन जाती है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसकी जगह हम K अप्लाई करते हैं जो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. जी, उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. K की वैल्यू वैसे जो हमारी है, जो हम अपर क्लासेस में जाकर भी पढ़ेंगे, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. असल में एप्सिलॉन नॉट से यानी आपके जो दो चार्जेस के, ये के क्या है असल में कि आपके दो चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम मौजूद है उसका ये कांस्टेंट है. तो एप्सिलॉन नॉट जो है असल में उस चार्ज के उस मीडियम के कांस्टेंट है और उसके अंदर यानी इसको पुट करके ये वैल्यू फिलअप की जाती है. लेकिन क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग लेवल पे आपको चार्जेस के बारे में इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें जो उन्होंने मीडियम खुद ही बता दिया हुआ है वो एयर बताया हुआ है. ठीक है, मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज़ एयर, और उसकी वैल्यू भी उन्होंने बताई हुई है. जी, कूलम्स लॉ क्या है हमारा कि आपके फोर्स किसके इक्वल होगी? पॉइंट चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2, उसके प्रोडक्ट के इन्वर्सली होगी, डायरेक्टली होगी प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के इन्वर्सली होगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के. ये ग्रेविटेशन लॉ से रिलेटेड किया जा सकता है कि ये कुछ उसी तरह से ही होता है, लेकिन ग्रेविटेशन लॉ क्योंकि बड़े बड़े मैसेज के दरमियान में है, लेकिन ये टीनी चार्जेस के दरमियान में है. द इक्वेशन 13.3 इज़ नॉन एज कूलम्स लॉ. यानी अगर आपसे कूलम्स लॉ स्टेट करने के लिए कहा जाए तो आप ये करेंगे, उसके बाद ये दोनों इक्वेशंस भी राइट करके इस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे. वेयर एफ इज़ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड कूलम फोर्स. Q1 and Q2 are the magnitude of two charges and R are the distance between the two charges, and K is the constant of proportionality. The value of K is depends upon the medium between the two charges. जैसे मैंने भी आपसे कहा कि वैसे डिफरेंट यानी आप K के लिए वैल्यूज़ मीडियम के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं. वो किसकी वजह से चेंज होती है? एप्सिलॉन नॉट की वजह से. K असल में इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो हमारी यहाँ पर क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग लेवल है तो हमने सिर्फ एयर को कंसीडर किया हुआ है और एयर की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी हुई है.
जो कि क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। और अगर आप इसकी डेरिवेशन भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अगर आप देखें के की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास निकलती है के इज़ इक्वल टू F × R² ओवर Q1 Q2। चार्ज की जो यूनिट हम लेते हैं वो है कूलम C और C कैपिटल C। फोर्स का है न्यूटन और आपकी जो डिस्टेंस है बिटवीन उसको हम लेते हैं मीटर में, मीटर्स के। तो ये बनता है न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर। ठीक है। ये ओवर की फॉर्म में है तो इसीलिए इसको माइनस के साथ यानी पर कूलम स्क्वायर लिखा जाता है। Coulomb's law is true only for the point charges whose size are very small as compared to the distance between them। यानी कूलम लॉ जो है वो सिर्फ किसके ऊपर, टिनी चार्जेस पे अप्लाई होता है, पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है जिनका साइज़ बहुत छोटा और उनके दरमियान में डिस्टेंस भी उसी लिहाज से ही हो। जी, अब हम यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि चार्ज का यूनिट जो कूलम बताया गया हुआ वो ऐसा क्यों है। इन SI the unit of charge is coulomb is equal to the charge of 6.25 × 10⁻18 यानी ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम कहते हैं कि ये 1 कूलम है। इट इज़ अ वेरी बिग यूनिट यूजुअली वो यूज इन माइक्रो कूलम्स एंड 1 माइक्रो कूलम्स इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्स। यानी इसको 10⁻⁻6 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, माइक्रो कूलम मिल जाता है। ठीक है, ये आपकी कूलम्स की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।